हेलो बॉयज़। पिछली वीडियो क्लिपों में मैंने आपको आव्यूहों की कोटि, आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों की समानता यानी समान आव्यूह, आव्यूहों का योग, आव्यूहों का गुणन तथा सममित और विषमित आव्यूहों के बारे में विस्तार से बताया। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी इनवर्सिबल मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय आव्यूह को बताने से पहले मैं आपको इससे संबंधित कुछ और बातें बताना चाहूँगा। वो है आपका आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया यानी कहने का मतलब या इसको कहते हैं आव्यूहों का रूपांतरण। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में 6 प्रकार की संक्रियाएं अर्थात रूपांतरण किए जाते हैं। 3 पंक्तियों में यानी रो में तथा 3 स्तंभों में। इन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। और इन प्रारंभिक संक्रियाओं या इन रूपांतरणों का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका किस में किया जाता है? आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या है ये, देख लीजिए। नंबर पहला, ये जो 6 संक्रियाएं हैं, पहले मैं बताऊंगा कि भाई कि जो पंक्तियां हैं 3 पंक्तियों में होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 पंक्तियां का परस्पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी 2 पंक्तियों को एक दूसरे के स्थान पर लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं आर आई। ये देखिए, ये दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा हुआ है, यानी आर आई आर जे की जगह पे चले जाएगा, लिख देंगे, और आर जे को आर आई की जगह पे लिख देंगे। इससे निरूपित किया जाता है। जैसे मान के चलो कोई जो है आपका मैट्रिक्स ए है 2 4 9 1 -3 0 0 2 6। अगर आप इसमें जो है इसकी कोई भी 2 रो को आपस में बदलना चाहेंगे तो कैसे बदलेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ R1 और दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा हुआ है R2 से प्राप्त आव्यूह। इसका मतलब क्या हुआ? R1 की जगह पर R2 को लिखेंगे, R2 की जगह पे R1 को लिखेंगे। तो देख लीजिए, इससे प्राप्त जो आव्यूह हो जाएगा आपका, देखो जैसे ये R2 है तो ये R1 की जगह पे चले जाएगा, तो 1 -3 0, ये R1 की जगह पे चले गया 1 -3 0। और जो आपका R1 था 2 4 9, ये R2 की जगह पे चले जाएगा 2 4 9। और जो आपकी जो है जो तीसरी जो रो है वो यथावत रहेगी। तो यहाँ पर मैंने R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, बदल दिया। आप जिसको चाहें उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। R1 को R2 से, R2 को R3 से, या R1 को R3 से इंटरचेंज कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि एक रो को और एक कॉलम से इंटरचेंज करेंगे, दोनों जो है रो को आपस में बदल सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, किसी पंक्ति को एक अचर से गुणा करना। माना कोई रो है आपका और उसको आप चाहें तो किसी एक अचर से गुणा कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, a बराबर, ये आपका एक जो है मैट्रिक्स दे रखा है। तो क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, R1 टेंस टू के R1, R1 टेंस टू के R1, यानी ये जो पहली रो है इसको मैं k से गुणा कर रहा हूं। इससे प्राप्त जो आव्यूह हो जाएगा, देख लीजिए, जब इसके R1 को गुणा करूंगा तो 3k -4k और 7, और बाकी जो 2 रो जो है वैसी की वैसी रहेगी। तो 2 बातें जो है मैंने आपको बताई, एक तो 2 रो को या 2 पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करना,
और दूसरी किसी एक पंक्ति के अवयव को किसी एक अचर से, किसी एक अशून्य संख्या से गुणा करना, इस प्रकार से। तीसरी बात क्या कर सकते हैं, आप किसी एक पंक्ति में के अवयवों में दूसरी पंक्ति के अवयवों को सीधे जोड़ सकते हैं या दूसरी पंक्ति के अवयवों का कुछ गुणा करके जोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ हुआ आर आई, माना कोई जो है आपकी रो आर आई है, तो आर आई को क्या लिखेंगे, आर आई प्लस के आर जे, आर आई बराबर आर आई प्लस के आर जे। माना जैसे अगर कोई पंक्ति जो है आपकी R1 है, तो R1 में आप जो है R2 को जोड़ सकते हैं किसी भी संख्या से गुणा करके, या सीधे भी जोड़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, ये आपका एक यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, R2 टेंस टू R2 प्लस के R3, यानी R2, ये R2 है आपकी 2 3 1। R2 की जगह पे क्या लिखना है, R2 टेंस टू R2 प्लस के R3, यानी R3 के अवयवों को K से गुणा करके तब R2 में जोड़ना है। और लिखा किसकी जगह पे जाएगा, R2 की जगह पे। तो देख लीजिए, ये पहली रो 165, ये 165 वैसे ही रहेगी। R2 की जगह पे R3 क्या लिखना है, R2 को K से गुणा करके R2 धन के R3, तो ये हो जाएगा। इसकी जगह पे लिखेंगे 2 बराबर 2 प्लस 8K, 2 प्लस 8K, 3 प्लस 2K, 1 प्लस 5K। तो देख लीजिए, मैंने R2 की जगह पे क्या लिखा, R2 में R3 को K से गुणा करने पर गुणा किया और उसको जोड़ दिया, और फिर R3 अपनी जगह पे यथावत रहेगी। ये तीन जो हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालने के लिए। तीनों बातें, या तो जो है आप क्या कर सकते हैं कि रो को आपस में जो है चेंज कर सकते हैं, या दूसरी बात जो है कि एक रो के सभी अवयवों को जो है किसी एक जो है अशून्य संख्या से गुणा कर सकते हैं, या एक रो में दूसरी रो को कुछ गुणा करके उस रो में जोड़ सकते हैं। तीन बातें तो रो में होती हैं, और यही तीन बातें जो हैं कॉलम पर भी लागू होती है। तो इस प्रकार से कितनी बातें होगी, 6 काम आप जो है 6 बातें आप क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो अब आता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्सिबल मैट्रिक्स। देख लीजिए, यदि A कोटि M का एक वर्ग आव्यूह है, यदि A कोटि M का एक वर्ग आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय जो आव्यूह होगा वो सामान्य आयताकार आव्यूह नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, व्युत्क्रमणीय। कोटि M का मतलब हुआ M गुणा M से मतलब है इसका, जिसमें रो भी M है और कॉलम भी M है, वर्ग आव्यूह है। और यदि एक अन्य आव्यूह B का अस्तित्व है, इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I, यानी AB का गुणा BA के गुणा के बराबर हो, और कितना हो जाए उनका गुणा, I हो जाए, तो B को जो है A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। ये B क्या कहलाएगा, A का व्युत्क्रम कहलाएगा। और इसे जो है A इनवर्स द्वारा जो है हम क्या करते हैं, इसे A इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। किसके, A के व्युत्क्रम को जो है आप A इनवर्स द्वारा। तो देख लीजिए A इनवर्स कैसे होगा, कि माना यदि A M कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, और यदि एक अन्य आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I। वैसे तो सामान्य रूप से आप जानते हैं कि आव्यूहों का गुणन जो है उसकी जो है क्रम विनिमय का नहीं पालन नहीं करता है। फिर भी यदि AB बराबर BA बराबर I हो जाए, तो B को A का व्युत्क्रम कहते हैं, और B के A के व्युत्क्रम को हम जो है A इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दो आव्यूह दे रखे हैं कि लेट A बराबर 2 3 1 2 और B बराबर 2 -3 -1 2।
तो आपको ये देखना है कि क्या ये बी जो है ए का व्युत्क्रम है। तो देख लीजिए कैसे पता किया। आप सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी मानी इस 2 3 1 2 गुणा 2 ऋण 3 ऋण 1 2। जब हमने इसका गुणा किया, क्योंकि आपका गुणा हम इसका आपको विस्तार से बता चुके हैं कि पहली रो का पहले कॉलम से 2 दूना 4 धन 3 एकम 3 ऋण 3 हो गया, तो 4 ऋण 3 हो गया। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से 2 3 6 ऋण 6 हो गया, धन 3 दूना 6 हो गया ये आपका। फिर देखिए अब दूसरी रो की बात है। दूसरी रो का पहली कॉलम से 1 दूना 2 और ऋण 2 हो गया, 2 एकम 2, तो 2 ऋण 2 हो गया। और ये जो है फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम से तो 1 3 3 ऋण 3 धन 2 दूना 4 हो गया। तो इससे प्राप्त हो जाएगा आपका 1001 और 1001 ये आप जो है आपकी एक आइडेंटिटी है, आई है। यानी ये कैसा आव्यूह है आपका, इकाई आव्यूह, जिसको तत्समक आव्यूह कहते हैं, आई आइडेंटिटी आव्यूह। तो देख लीजिए ए बी का मान आपका आई आ गया। इसी प्रकार से हमने बी ए निकाला, ये बी है ये ए है, इसका गुणा करके भी आपका आई आ गया। तो आपका ए बी बराबर बी ए आ गया और बराबर क्या आ गया आपका आई आ गया। इसका मतलब कि जो बी है वो ए का इनवर्स है, तो बी बराबर हो जाएगा आपका ए इनवर्स। तो यदि जो है आपको ये बताना हो कि 2 आव्यूह दे रखे हैं और ये बताना हो ये कि ये दूसरा आव्यूह पहले आव्यूह का जो है व्युत्क्रम है, तो उसके लिए जो है आपको जो है पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी ए निकालना पड़ेगा। इन दोनों का मान आई के बराबर यानी इकाई आव्यूह के बराबर होता है। इकाई आव्यूह 1001 होता है। इसका मुख्य विकर्ण जो है आपका 1 1 होता है और बाकी अवयव 0 होते हैं। इसमें कुछ नोट करने वाली मुख्य बातें हैं, जरा 1 2 बातें मैं आपको पहले बात में। किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि व्युत्क्रम निकालने के लिए वर्ग आव्यूह होना चाहिए, आयताकार नहीं। आयताकार कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जिसकी कोटि जो है जिसमें रो और कॉलम की संख्या अलग अलग है, जैसे 3 गुणा 2 का है, तो उसका जो है आपका जो है व्युत्क्रम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ए बी तथा बी ए को परिभाषित होने के लिए इन्हें समान कोटि का वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ए बी और बी ए को ए बी तो आप तभी निकालेंगे कि जब जो है कि ये पहले जो है ए में स्तंभों की संख्या और बी में जो है आपका जो है जैसे हमने गुणा करने के लिए कहा था कि बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी आप जो है ए बी निकाल सकते हैं। और दूसरा बी ए निकालना है तो बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए तभी। तो देख लीजिए इस ए बी निकालने के लिए ए के स्तंभ और बी की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, और बी ए निकालने के लिए बी के स्तंभों और ए की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए किसका मतलब ये हुआ कि दोनों में ए और बी में इनके जो है ए में या बी में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इनका अस्तित्व तभी होगा जब ये वर्ग मैट्रिक्स होंगे। तो पहली बात ये होगी, ये ध्यान देने वो योग्य बात ये है कि क्या होना चाहिए कि उसी केवल जो है आप वर्ग मैट्रिक्स का ही जो है क्या होता है आव्यूह होना चाहिए। ठीक है, ये वर्ग मैट्रिक्स का ही जो है आप क्या निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, एक दूसरी बात जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स का आप व्युत्क्रम निकाल पाएं, ये भी अनिवार्य नहीं है, पर आयताकार मैट्रिक्स का तो व्युत्क्रम होता ही नहीं है। दूसरी बात, यदि ए आव्यूह का व्युत्क्रम बी है तो बी का व्युत्क्रम भी क्या होगा ए, मानी ए व्यू का व्युत्क्रम होगा। यदि ए व्यू बी ए का व्युत्क्रम बी है तो बी का व्युत्क्रम क्या होगा ए होगा। यानी ये 2 आव्यूह एक दूसरे के क्या होंगे व्युत्क्रम होंगे। अब इसमें एक प्रमेय जो है, प्रमेय क्या है आपकी, व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता। अद्वितीय का कहने का मतलब कि किसी अद्वितीय मानी जैसा दूसरा नहीं, मानी एक ही किसी भी आव्यूह का यदि व्युत्क्रम संभव है। मैंने पहले ही बता दिया कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं होता है, लेकिन यदि जिसका व्युत्क्रम भी हो तो उसका कितने व्युत्क्रम होंगे, केवल एक ही व्युत्क्रम होगा।
तो ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि संभव हो तो, इसमें लिखा है यदि संभव हो तो। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्येक आव्यूह का जो है व्युत्क्रम नहीं होता, अद्वितीय होता है। अद्वितीय मानी केवल एक होता है। इसका प्रूफ कैसे करेंगे देख लीजिए। ये मैंने माना है कि माना ए बराबर ए आई जे एम कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। अब ये मान लिया मैंने, वैसे तो हमें सिद्ध ये करना है कि ए का जो है एक ही व्युत्क्रम है, लेकिन माना लिख दिया, माना यदि बी तथा सी इसके दो व्युत्क्रम आव्यूह हैं, इसके दो व्युत्क्रम ले लिए मैंने बी तथा सी, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें यह बताना पड़ेगा कि बी बराबर सी, अर्थात बी और सी दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही आव्यूह है। तो देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। चूंकि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है, अब जैसे मैंने कहा कि यह मान लिया हमने कि बी और सी इसकी व्युत्क्रम ए के व्युत्क्रम है, तो पहले मैं बी को ले रहा। चूंकि बी ए बी का व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम की परिभाषा से क्या हो जाएगा, ए, जैसे अभी हम पहले बताया कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, इसको इक्वेशन नंबर जो हमने व्युत्क्रम की परिभाषा में आपको बताया था। अब दूसरा देख लीजिए, सी भी हमने इसका व्युत्क्रम मान रखा है, तो चूंकि सी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है, तो ए सी बराबर सी ए बराबर आई, यानी इनका जो है गुणा भी आई के बराबर होना चाहिए। नंबर 2। अब देख लीजिए, अब हमको सिद्ध करना क्या है, मुख्य रूप से कि b बराबर सी। अगर b बराबर सी सिद्ध हो जाएगा तो इसका मतलब दो व्युत्क्रम नहीं एक ही व्युत्क्रम हो जाए। तो अतः b बराबर लिखा मैंने बी आई, क्योंकि आई इकाई है और इकाई से गुणा करने पर उस आव्यूह पर कोई, जैसे सामान्य गणित में भी इकाई से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आता है। जैसे इकाई सामान्य गणित में रियल नंबर में 1 होता है, तो जैसे हम लिखते हैं कि भाई 5 गुणा 1 बराबर 5, क्योंकि गुणा की जो इकाई होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर जो है आपका मैट्रिक्स की जो इकाई है वो क्या है, आपकी आई है। तो यहाँ पर देख लीजिए b बराबर बी आई होगा। अब बराबर देखिए b, अब आई को क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ इसमें लिखा है, इस दूसरे में लिखा है, आई को लिख दिया मैंने ए सी। आई बराबर आई की जगह पे क्या लिख दिया, क्योंकि ए सी बराबर आई है, ए सी बराबर क्या है आपका आई है, तो बी ए सी लिख दिया मैंने इसको आई की जगह पे। अब देखिए बी ए सी है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया आपका कि इस पे साहचर्य नियम लगा दिया। यहाँ पर ये बाद के 2 कोष्ठक में है, अब हमने पहले 2 कोष्ठक में लिख दिया, तो बी ए इंटू सी, ये साहचर्य नियम से हुआ। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में देखिए बी ए का मान क्या है, आई है, तो बी ए की जगह पे क्या लिख दिया हमने, आई लिख दिया, आई और सी ये है, आई सी हो गया, ठीक हो गया, ये 1 से हो गया आपका। और अभी मैंने बताया आई माने आइडेंटिटी, इकाई से किसी भी अवयव को गुणा करने पर कितना हो जाएगा, सी। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, बी बराबर सी सिद्ध कर दिया। फिर से देख लीजिए कैसे सिद्ध किया कि b बराबर बी आई लिया, क्योंकि आई से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आई को हमने लिखा ए सी, आई को क्या लिखा, ए सी लिखा, ये समीकरण 2 से कि ए सी बराबर आई है, तो ए सी लिख दिया। यहाँ पर हमने साहचर्य नियम लगाया कि यहाँ पर ए सी बाद के 2 कोष्ठक में, यहाँ पहले 2 जो है बी ए इंटू सी। अब बी ए का मान हमने समीकरण 1 से देखिए, बी ए बराबर आई है, बी ए बराबर क्या है आपका आई, तो बी ए की जगह पे आई और ये सी हो गया आपका, और आई इंटू सी जो है सी होता है, क्यों आई से गुणा करने पर वही आता है, इसका मतलब बी बराबर क्या हो गया आपका सी हो गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम यदि संभव हो तो क्या होता है, अद्वितीय होता है या एक ही होता है। दूसरी एक और प्रमेय हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, क्या है, ए भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और बी भी क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसका अर्थ आप ये मत समझे कि ए का व्युत्क्रम बी है या बी का व्युत्क्रम ए है, ऐसा नहीं कहा। यह कहा कि ए बी जो है व्युत्क्रम आव्यूह है और बी भी व्युत्क्रम आव्यूह है। ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स होता है, बी का व्युत्क्रम बी इनवर्स होता है। तो यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो ए बी सारे का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए जब आप ट्रांसपोज कर रहे थे, डैश कर रहे थे, तो उसमें भी यही था कि ए बी सारे का डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो ये देख लीजिए ए बी इनवर्स
बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ पर बी बाद में है लेकिन यहाँ इनवर्स में पहले आ गया। तो यदि ए और बी समान कोटि के दो आव्यूह हैं तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक हो गया। तो इसको कैसे हल करेंगे देख लीजिए। देखिए बच्चों की अगर ये देखिए, अगर ए माना ए बी, देखिए ए बी इसको हम जो है एक जो है क्या मानते हैं, ए बी एक आव्यूह है। ए और गुणा बी का गुणा करेंगे तो एक आव्यूह तो प्राप्त होगा ही, जब दो आव्यूहों का गुणा करेंगे तो तीसरा आव्यूह प्राप्त करेगा। तो ए बी एक आव्यूह है। तो देख लीजिए ए बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर आई। जैसे हम कह रहे हैं कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, याद रखिए। जैसे हमने अभी पिछला बार ए बी बराबर बी ए बराबर आई कहा था ना, तो ए का इनवर्स यहाँ पर ए इनवर्स होगा ना, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। व्युत्क्रम जैसे माना हम यहाँ पर गणित में बताएंगे तो यहाँ पर कहेंगे 5 गुणा इसका व्युत्क्रम 1/5 बराबर 1 होता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि व्युत्क्रमों का गुणा आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप ए बी एक आव्यूह है, ऐसा मत बोलना कि ए बी दो आव्यूह है। जब गुणा हो गया तो गुणा के बाद एक ही आव्यूह प्राप्त होगा। ए और बी का गुणा, तो ए बी एक आव्यूह है तो ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा आई, क्योंकि किसी आव्यूह और उसके व्युत्क्रम का जो है गुणनफल आइडेंटिटी होता है, इकाई होता है। अब क्या कर दिया, और हमने क्या करना है, बारी बारी से ये ए बी यहां से हटाना है, हमें लेफ्ट में चाहिए, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमने क्या करना है कि बारी बारी से जो है ये ए और बी जो है यहाँ से लेफ्ट साइड से हटाना है, और यहाँ लेफ्ट साइड में केवल क्या चाहिए हमको, ए बी इनवर्स। तो ये कैसे हटेंगे, बारी बारी से पहले ये लेफ्ट का ए हटेगा, बीच वाला नहीं हटेगा, पहले ए हटेगा। और ए कैसे हटेगा, जब ए को हम किससे गुणा कर देंगे, ए इनवर्स से गुणा कर देंगे तो आई हो जाएगा ए को। तो हमने क्या किया आपका देख लीजिए, ये हमने ये यहाँ पर ये लिख दिया आपका कि यहाँ पर हमने आपका ये ए इनवर्स से गुणा कर दिया। देख लीजिए, तो ए इनवर्स से जब हम गुणा करेंगे, ये ए इनवर्स गुणा किया, तब ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर, जब लेफ्ट में हमने ए इनवर्स से गुणा किया, इसके देखिए इसके लेफ्ट में हमने ए इनवर्स से गुणा किया, तो इसके भी लेफ्ट में ही ए इनवर्स से गुणा करेंगे। याद रखिए इसके राइट में आप नहीं कर सकते हैं, लेफ्ट में, क्योंकि मैट्रिक्स का गुणा जो है क्रम मिनमे नियम का पालन नहीं करता है। तो जब हमने यहाँ ए इनवर्स जो है लेफ्ट में रखा, तो यहाँ भी आई के, तो दोनों पक्षों में यहाँ पर लिखा हुआ मैंने कि दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो जब गुणा किया हमने तो ए इनवर्स ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने साहचर्य लगा दिया, ए इनवर्स बाहर है और ए बी कोष्ठक में है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको। तो यहाँ पर जो है ए इनवर्स, यहाँ बाद के दो कोष्ठक में है, तो यहाँ अब हमने पहले दो ए इनवर्स ए बी को अलग कर दिया, ये ए बी इनवर्स वैसा है। अब देखो ए इनवर्स और आई से तो किसी भी आई का गुणा किसी भी आव्यूह से गुणा करेंगे तो वही आव्यूह प्राप्त हो गया। आई तो आइडेंटिटी है, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ देखिए ए इनवर्स ए बराबर, आप जानते हैं आई, कोई भी आव्यूह है और उसका व्युत्क्रम है तो इनका गुणा तो आई होगा। यहाँ पर भी लिखा मैंने ए इनवर्स बराबर आई, यहाँ पर भी लिख के बता रखा है। तो ए इनवर्स ए बराबर आपका आई हो गया आपका, तो आई, और ये यहाँ पर बी हो गया, और ये ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब यहाँ पर क्या है, ये आई बी देखो बी का किससे गुणा है, इकाई से, तो इकाई से गुणा करने पर वही आव्यूह प्राप्त होता है। तो आई बी का मतलब हो गया केवल बी, तो बी और ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स। तो देखिए हमने पहला काम कर दिया, ए हमारा हट गया। अब ये बी भी हटाना, ये बी कैसे हटेगा, जैसे ए हटाया हमने ए इनवर्स से गुणा करके, वैसे अब ये बी भी हटाना है, तो बी इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो देख लीजिए यहाँ पर बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स बराबर, यहाँ भी देखिए बी इनवर्स का गुणा जब लेफ्ट में किया तो यहाँ भी बी इनवर्स लेफ्ट में आएगा ए इनवर्स। तो दोनों पक्षों में, यहाँ पर भी ये लिखा है, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करने पर। तो देख लीजिए ये आपका हो गया बी इनवर्स बी। अब बी इनवर्स बी तो आई होता है भाई, किसी ये दो जो है व्युत्क्रम आव्यूहों का गुणा आई होता है। जैसे यहाँ पर ए इनवर्स बराबर आई, वैसे बी इनवर्स बी बराबर भी क्या हो गया आपका आई, और ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। और आई से इसको, इस आव्यूह को गुणा करेंगे, ये भी एक आव्यूह है, इनवर्स है तो इनवर्स भी आव्यूह ही है,
तो आई से गुणा करने पर कोई जो है परिवर्तन नहीं होता, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आपका हो जाएगा आपका ए बी बराबर बी इनवर्स, ये ए बी बराबर नहीं है, ये ए बी का ये आपका इनवर्स है। तो ये ए बी इनवर्स है ये, तो ए बी इनवर्स बराबर हो गया आपका बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि आपका जो है कि यदि ए और बी समान क्वांटिटी के दो व्युत्क्रम अवयव हों तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। अब मुख्य आता है आपका, अब ये जो प्रारंभिक संक्रिया मैंने बताई इसमें तीन बातें मैंने अब आपको तीन बातें हमने रो में बताई। कौन कौन सी तीन बातें बताई कि आप जो हैं किसी ये अवयव की दो पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, या किसी एक पंक्ति को जो है आप जो है ये किसी एक जो है अचर से गुणा कर सकते हैं, या दो रो को आपस में जोड़ सकते हैं। तो देख लीजिए, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना। अब व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं देख लीजिए, यहाँ पर लिखा मैंने, ये आपका एक एग्जाम्पल है कि a बराबर 1 2 2 -1। एक ध्यान रखिए आप, मैंने यहाँ पर कही थी कि 6 बातें कही थी मैंने, 3 बातें जो है ये जो मैंने यहाँ पर जो है आपको ये 6 बातें कही थी ये, तो ये 6 बातों में 3 तो रो पे लागू होती है, वही 3 जो है कॉलम पे भी लागू होती है। तो जब आप व्युत्क्रम निकालेंगे या तो आप केवल रो का प्रयोग करेंगे, रो का, या केवल कॉलम का। ये नहीं कि जब अवस्था हुई तो रो का प्रयोग कर दिया और जब अवस्था हुई कॉलम का, ऐसा नहीं होगा। केवल रो से, तो मैं आपको केवल रो से ही निकालना सिखा रहा हूं। तो ए बराबर, अब क्या करते हैं, कैसे निकाला जाता है देखिए, चूंकि ए बराबर आई ए होता है कि नहीं होता है भाई, ए क्योंकि आई से गुणा करने पर किसी आई क्या है आपका आइडेंटिटी, इकाई अवयव है, तत्समक अवयव जिसको कहते हैं। तो ए बराबर जो है आपका आई ए है, ठीक हो गया। तो देख लीजिए, और अब यहाँ क्या करते हैं देखिए, ए की जगह पे इस लेफ्ट में इसका मान रखते हैं 1 2 2 -1 बराबर आई की जगह पे आप रखेंगे आपका आई आइडेंटिटी है, क्योंकि ये 2 गुणा 2 का है, तो आई की जगह पे हो जाएगा आपका 1 0 0 ए, और इसके साथ इंटू ये जो दूसरा दाहिनी तरफ ये जो ए है, ये जो है आप जो है ये बराबर ये ए वैसे का वैसे रखेंगे। तो आपका क्या लिखा, ए बराबर आई ए, यहाँ पर जो है आप जो है ये ए का मान रखेंगे, यहाँ पर बराबर है ये आई का मान रखेंगे ए। अब कैसे करना है ये आपको जरा समझना है। देखिए, हमको जो करना है ऐसे, ये देखो इसमें मुख्य रूप से करना क्या है कि हमको इसमें जो है, क्योंकि अगर हम देखें आई बराबर होता है आपका ए इनवर्स ए, क्योंकि ए इनवर्स और ए का गुणा आई होता है। तो हमने क्या करना है, जो ये अवयवों से संबंधित जो संक्रिय प्रारंभिक संक्रिया जो ये 3 संक्रियाएं हमने बताई थी, उसमें आपने करना क्या है कि जो ये आपका जो है ये लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में 1 2 इसको क्या बनाना है, आपने आई बनाना है। इसके अवयवों को इस प्रकार से परिवर्तन करना है कि इसको आई बनाना है। आई बनाना माने इसकी जगह पे जो है आपका होना चाहिए आई, ये है 1 0 0 1 बनाना है। और जब इसमें परिवर्तन करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें भी आपका परिवर्तन आ जाएगा। ठीक हो गया। क्या करना आपने, क्योंकि मैंने अभी ये बात आपको बताई कि यहाँ पर मैंने आपको बताई कि आई बराबर ए इनवर्स ए, तो हमको करना क्या है इसमें कि ये हमने ये वाला तो लिख दिया, अब हमने इसको आई बनाना है। आई माने इसके अवयवों को, ये 1 2 2 ऋण 1 है, इसके अवयवों को बदल करके क्या बनाना है, 1 0 0 1 बनाना है। जब हम इसके अवयवों में परिवर्तन करेंगे उन नियमों के द्वारा, तो इसके अवयवों में भी परिवर्तन है। अगर मान के चलो कि हम, क्योंकि जैसे हम सामान्य गणित में करते हैं कि अगर आपका जो है सामान्य गणित में है कि x बराबर माना y है, x बराबर y है, तो अगर हम बाएं पक्ष में जो है अगर 2 जोड़ते हैं तो दाहिने पक्ष में भी क्या करना पड़ेगा, हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली बाएं पक्ष में जोड़ दिया
हो गया, ऐसा नहीं दोनों पक्षों में, या वैसे ही घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, वैसे ही इसमें भी है कि आपको दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, जो परिवर्तन आप बाएं पक्ष में करेंगे वही परिवर्तन आपको दाहिने पक्ष में भी करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, इसको आपने किसी भी हाल में आई बनाना है। इसको आई कैसे बनाएंगे देख लीजिए आप, इसका बारी बारी से, ये पहला अवयव है, ये दूसरा, यहां से शुरू करते हैं, 1 2, ये क्योंकि 2 गुणा 2 का है इसलिए इसमें ज्यादा कठिनाई कुछ नहीं है। तो ये है 1 2, और पहले इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 या इसको 0 बनाएंगे जो है। तो जैसे भी होगा, देखो सबसे पहले तो ये स्वतः ही 1 है, इसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, 1 है ये। तो इसमें तो इसकी जगह पे, क्योंकि आई, इसको आई बनाना है तो आई में ये 1 होता, तो ये 1 हो गया। अब ये 2 है, इस 2 को हम 0 बनाना है, क्योंकि आई, देखो आई, ये बार बार बता रहा हूं मैं कि आई की जगह पे यहां पर 0 होता है। इस 2 को 0 कैसे बनाएंगे, देखिए, अगर इस 2 में इस 1, ये 1 है यहां पर, अगर इस 1 को 2 से गुणा किया जाए और तब इस 2 में से घटा दिया जाए, देखिए, इसको 2 से गुणा करो और 2 में से घटा दो, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कैसा होगा वो देख लीजिए, ये है आपकी R2, ये क्या है, केवल इसी के साथ नहीं करना है, जब हम R2 में करेंगे तो इस अवयव के साथ भी करना पड़ेगा, इस अवयव के साथ। तो R2, ये R2 है, R2 में से क्या घटाएंगे हम, R1 का दुगना करके घटाएंगे, यानी R2 माइनस 2R1, और किसकी जगह पे लिखेंगे, किसकी जगह पे लिखेंगे, R2 की जगह पे लिखेंगे। तो यहां पर देखो नीचे लिखा मैंने, यहां पर R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। तो वही जो बात कर रहा था मैं कि R2 की जगह पे क्या लिखेंगे, R2 में से R1 का दुगना घटाएंगे। तो देख लीजिए क्या हो गया आपका, तो R1 में तो हम कोई परिवर्तन कर नहीं रहे हैं, तो R1 1 2 ये यथावत आया। अब देखो, इसमें से इसका दुगना, तो 2, इसका दुगना हो गया 2, तो 2 में से 2 घटाए, ये 0 हो गया। और यही इसमें करना है, इसमें से इस, क्योंकि R2 का अवयव ये भी है, इसमें से इसका दुगना घटाना, इसका दुगना हो गया 4, तो ऋण 1 ऋण 4 बराबर ऋण 5 हो गया बराबर। यही काम हमने दाहिनी तरफ भी करना है, क्योंकि पहली रो में तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, दूसरी रो में क्या कहा मैंने कि R2 ये है इसकी, इसमें से इसका दुगना घटाना है। तो कितना हो गया आपका, ये आपका जो है इसमें से, यहाँ ऊपर वाले में से है, तो देखो ये 0 है, 0 में से 1 का दुगना घटाया, 1 का दुगना होता 2, तो 0 में से 2 घटाएंगे तो ऋण 2 आएगा, और 1 में से 0 का दुगना 0 होता, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो आपका क्या आ गया, 1 आ गया। ये ठीक हो गया। तो यहां पर लिखा है, इसी के आगे लिखा R2 टेंस टू, R2 टेंस टू इसलिए लिखता है, R2 की जगह पे लिखा आपने, क्या लिखा R2 की जगह पे, R2 माइनस 2R1 लिखा है, R2 में से 2R1। अब देख लीजिए, ये हमारे पास ये 0 हो गया। अब हमको क्या करना है, ये आपको इसकी बारी है, चाहे इसकी बारी है चाहे इसकी बारी, तो पहले हम इसकी बारी, ये ऋण 5 है, ये ऋण 5 की जगह पे क्या बनाना है, 1 बनाना है। ये देखो आइडेंटिटी दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पे 1 बना,